दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टिफिन लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, देखिए करा है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखा है कि सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चों को एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, बहुआयामी होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते और बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, आप सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। यह घुमावदार होता है, विशिष्टता या अधोगामी या शीर्षगामी। दोस्तों आपको बता दें कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है। कौन सा सिद्धांत? अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से प्रारंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जवाब क्या है, प्रारंभिक बालावस्था में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं या विद्यालय। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो बता दें आपको, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय सभी क्या हैं, द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए दूसरा, तीसरा और चौथा, यही क्या होगा दोस्तों, उस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। ठीक है, क्रमबद्धता को, संरक्षण को, सकर्मक अनुमान को या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क को। तो आपको बता दें दोस्तों कि यह पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है, सकर्मक अनुमान को। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या पूछा देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्नलिखित में से क्या कर पाने के योग्य होता है। परिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है दोस्तों, आपको पता है कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है तार्किक चिंतन करना सीख जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या पूछा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलर वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है।
ऑप्शन एक है पारंपरिक चरण, ऑप्शन सेकंड है अपारंपरिक चरण, ऑप्शन थर्ड है उत्तर पारंपरिक चरण और 4 है पूर्व पारंपरिक चरण। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलर वर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो कौन सा चरण अपरंपरागत जो चरण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन एक है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। तो कह रहा है कि अध्यापिका जो है अपने कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। किसके प्रयोग से बचना चाहिए? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, इससे बचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। किसे उपयुक्त बताया है? सहकर्मीय सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, रट कर याद करने पर बल देना, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो लेव वाइगोस्की जो थे दोस्तों अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता जो होती है दोस्तों, इसको उपयुक्त बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सबसे अधिक सार्थक तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों कि किसी प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेके आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोस्की या लॉरेंस कोहलर वर्ग। तो किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है? किसने किया? हार्वर्ड गार्डनर ने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए कह रहा है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िबद्धता का या जेंडर स्थिरता का। तो यह है क्या है दोस्तों कि गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया ये होती है कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यह क्या है? जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन या मानक संदर्भित या रचनात्मक मूल्यांकन या मानकीकृत मूल्यांकन। तो इसको क्या कहेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को
वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। या तो भाषाओं के विविधताओं के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। एक लक्ष्यांक भाषा जैसी अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों कि एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को उनके पसंद के अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की उनको अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को समस्या समाधान केंद्रित होनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, या विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता में से वंचित करना, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होना। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा कुछ अपनी पसंद के बच्चों से उत्तर पूछ लेती है और शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य कैसा है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि गुणन वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधित प्रयोजकता उपलब्ध कराना, और पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। तो गुणज वैफल्य मतलब गणना संबंधित दोष है दोस्तों, तो उसके लिए विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन अर्थात कैलकुलेटर और गणित संबंधित परियोजना उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो एक दृष्टिबाधिता वाला बच्चा है उसके लिए जो छोटी अक्षर वाली पुस्तकें होंगी वो उसके लिए लाभदायक नहीं होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ पे दोस्तों दो कथन दे रखा है, पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो कथन एक है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। और कथन के बारे में दो तर्क दे रखा है। क्या है तर्क? प्रस्तुतिकरण के विरोध विविध विकल्प हैं, विभिन्न अभिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थियों के लिए। तो सही विकल्प यहाँ से चुनना है कि कौन सा कथन सही है या तर्क सही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपका कथन सही है और कथन और तर्क दोनों सही है, और जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या नवीन
आमुख उत्पादन की योग्यता। तो एक सृजनात्मक बालक जो है दोस्तों, उसमें कौन कौन से गुण मौजूद होंगे? तो बता दें आपको कि उसमें अपसारी चिंतन होगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता होगा और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो क्या दोस्तों, 1, 3 और जो 4 है दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में आपको एक कथन दी जाए वो राइट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें भी दोस्तों कथन और तर्क दे रखा है। कथन दिया है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उसका कारण क्या दे रखा है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और जो इसके बारे में कारण दे रखा है कि यह कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर और पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोनों दोस्तों राइट है। तो आपको बता दें कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।